नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हाथरस कांड में पक्ष और विपक्ष के शोर से इस मामले का निष्पक्ष पहलू पीछे चला गया है और यही वो पहलू है जिससे हाथरस के पीड़ित को इंसाफ दिलाया जा सकता है। इसलिए न्यूज 18 की टीम खुफिया कैमरे के साथ उस निष्पक्ष पहलू की तलाश में हाथरस पहुंची, जहां जब हमारी पड़ताल शुरू हुई तो ये सामने आया कि हाथरस कांड का वो पक्ष तो अब तक दुनिया के सामने ही नहीं आया, जिससे इस वारदात पर चढ़ी सच और झूठ की परत साफ हो जाती है। इसलिए आज शाम 4:45 पर न्यूज 18 इंडिया पर हाथरस कांड के उन किरदारों की गवाही शुरू होगी जिनसे इस वारदात पर अपनी रोटियां सेकने वाले बेनकाब हो जाएंगे। तो वो चीज साफ की हरकत है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। अरुण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यानी अरुण, 5:45 पर वो सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो अभी तक पर्दे के पीछे थे। जी अर्पिता, देखिए बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है 4:45 पर, और ये बात सही है कि अब असली सच सामने आएगा, क्योंकि अभी जो पहले से चीजें सामने आ रही थी या जो चीज हमें बताया जा रहा था वो पूरी तरीके से सच नहीं था। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनका राजनीतिकरण किया गया था, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो गलत सामने तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे थे। लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा न्यूज 18 इंडिया करने जा रहा है शाम 4:45 पर, जिसमें सच सामने आ जाएगा कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया गया। ये भी सारी चीजें सब सामने आ जाएंगी। तो शाम 4:45 पर हमें देखना है कि वो किस तरीके से जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोग थे वो क्या बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो हाथरस में हिंसा की साजिश से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यूपी पुलिस के मुताबिक हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपयों की फंडिंग की गई थी। यूपी पुलिस के मुताबिक इनमें 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए। यूपी पुलिस का यह भी दावा है कि हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग किए जाने के सबूत भी मिल चुके हैं और इन सबूतों के आधार पर ही अब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सर, आप समझिए कि कितनी बड़ी साजिश रही होगी कि 100 करोड़ से ज्यादा की खबरें सामने आ रही हैं कि 100 करोड़ रुपए इस फंड इसमें किए गए। यूपी पुलिस के मुताबिक इनमें 50 करोड़ रुपए तो मॉरिशस से आए और यूपी पुलिस का यह भी दावा है कि हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग किए जाने के सबूत भी यूपी पुलिस के हाथ लगे हैं। और इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां भी मुमकिन है, क्योंकि देखिए 4 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई, उनसे भी पूछताछ हो रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यही वो 4 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ हो रही है। ये जो लोग हैं ये दरअसल दिल्ली से हाथरस आ रहे थे और हाथरस जब ये आ रहे थे तो मथुरा में इनको पकड़ा गया, जिनके पास से कई ऐसी चीजें मिली हैं जो संदेह पैदा करती हैं। फिलहाल इनके लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए हैं, उनसे भी चीजों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, 100 करोड़ की फंडिंग का दावा किया जा रहा है। यूपी में हिंसा फैलाने को लेकर 50 करोड़ रुपए जो हैं वो मॉरिशस से आए। यूपी पुलिस का यह भी कहना है कि उनके पास इस बात के पूरे सबूत हैं कि इस तरीके की बड़ी साजिश रची जा रही थी। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, बड़ी साजिश और यूपी पुलिस का दावा कि सबूत भी है उनके पास, 100 करोड़ की फंडिंग। देखिए बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है हाथरस मामले को लेकर किस तरह फंडिंग की गई। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। यूपी पुलिस को बड़े और अहम सुराग हाथ लगे हैं। जो वेबसाइटों का इस्तेमाल किया गया, जिन खातों में पैसा भेजा गया, वो सारे सबूत अब उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है। और 50 करोड़ रुपए इसमें सिर्फ मॉरिशस से लाया गया। यानी बड़ी साजिश थी उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाने की, हिंसा फैलाने की, जाति हिंसा फैलाने की। इसको लेकर ये बड़ा खुलासा उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो बड़े अधिकारी हैं उनके हवाले से खबर आ रही है। हालांकि अभी इस पर ऑफिशियल बयान उनका नहीं आया, लेकिन जो खबर है वो यही कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हाथरस मामले में की गई थी। और ये इसलिए की गई थी कि पूरे यूपी समेत आसपास के जो इलाके हैं, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, वहां जाति हिंसा यानी दंगे कराने की साजिश थी और इसके लिए इन पैसों की फंडिंग की गई थी। यानी एक सुराग भी हाथ लगे कि 50 करोड़ कितनी रुपए बड़ी मॉरिशस साजिश थी। जब एसआईटी टीम भी पहुंची है तो एक एक कड़ियां जुड़ने लग गई, एक एक खुलासे आए अब हो रहे हैं और इसीलिए शायद अब 10 दिन का वक्त और मांगा गया है, क्योंकि जांच
है वो कहीं भी मुड़ सकती है। फिलहाल जो सबूत दिख रहे हैं वो कई बड़ी साजिश का इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से एसआईटी की टीम ने 10 दिन का अतिरिक्त और समय मांगा है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि एसआईटी की टीम को और जरूर इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुराग मिले होंगे और उसी सुराग का पता पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और जिस तरीके से बीते कल एक बार फिर से एसआईटी की टीम के जो सदस्य थे वो उस घटनास्थल पर पहुंचे थे जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। तो जाहिर तौर पर जो है एसआईटी टीम को बहुत से सुराग मिले होंगे। और जिस तरीके से वेबसाइट के जरिए फंडिंग का पूरा मामला सामने आया और जिस तरीके से अजीत अभी बता रहे थे कि 100 करोड़ का मामला सामने आया है, और आज सुबह ही मैं गांव वालों से बात कर रहा था तो गांव वालों का साफ साफ ये कहना था कि जैसा कि एक गांव का एक गुट पंचायत कर रहे थे उसमें शामिल हैं, तो उनका साफ साफ ये कहना था कि जातिवाद हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है इस पूरे मामले में। क्योंकि अब गाँव वालों का सीधा सीधा ये दावा है कि जब ये मामला सामने आया तो उस मामले में पहले मारपीट का मामला सामने आया था, उसके बाद 10 दिन के बाद रेप का मामला सामने आया। तो जाहिर तौर पर अगर किसी के साथ रेप होगा, गाँव वालों का ये दावा है कि अगर किसी का रेप होगा तो वह तुरंत जाकर बताएगा पुलिस में, और पुलिस ने तुरंत इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, ऐसा गांव वालों का कहना है। तो फिलहाल जो है जांच एजेंसी एक तरफ फंडिंग को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वहीं एसआईटी को निश्चित तौर पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी कुछ सुराग हाथ लगे होंगे और उसी सुराग की तफ्तीश के लिए एसआईटी की टीम ने 10 दिन का अतिरिक्त और समय मांगा है। जी अर्पिता। यानी आप समझिए, एक तरफ एसआईटी को हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन एसआईटी के अधिकारी लगातार पहुंच रहे थे, परिवार वालों से बात हो रही थी, लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि हाथरस में एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, बकायदा इसकी फंडिंग हुई थी। और फंडिंग देखिए 1-2 करोड़ की नहीं, 100 करोड़ की फंडिंग की बात सामने आ रही है। और यूपी पुलिस की तरफ से कहना है कि इसके सबूत भी उनके पास है। यानी किस तरीके के सबूत होंगे जिसके बाद आप समझिए कि बड़ी साजिश दरअसल ये सामने आ रही है। 50 करोड़ रुपए तो इसमें से मॉरिशस से ही आए। यूपी पुलिस का यह भी दावा है कि फंडिंग किए जाने के पूरे सबूत उनके हाथ लगे हुए हैं। तो हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हाथरस मामले से जुड़ी हुई, जिसमें जो जानकारी मिल रही है कि बड़ी साजिश दरअसल हुई है। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और 50 करोड़ रुपए तो कहीं और से नहीं, मॉरिशस से आए। अब इसके तार कहां जुड़े हो सकते हैं वो खंगालने की कोशिश, एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश, और इस पर कहां राजनीति हो रही थी वो भी समझने की कोशिश हो रही है। और आपको बता दें, फिलहाल जो एसआईटी की टीम है उसने 10 दिन का वक्त और मांगा है। 10 दिन का वक्त इसलिए क्योंकि कई और चीजें एसआईटी के जो अधिकारी पहुंचे जब गांव तो उनके सामने आई हैं और इस पर अभी और जांच करना चाह रही है जो एसआईटी की टीम है। अजीत, यानी वक्त 10 दिन का और मांगना ये इस बात को भी दिखाता है कि कुछ और दाल है जिसमें अभी काला ढूंढने की कोशिश एसआईटी की है। देखिए बिल्कुल कई ऐसे ताले हैं जिसकी चाबी एसआईटी खोज रही है और कुछ की चाबी एसआईटी को मिल गई है। जैसे कॉल डिटेल्स की बात है, पीड़ित के भाई और जो आरोपी है उसके बीच की जो बात है 100 से अधिक बार बात की गई है। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो पुलिस को हाथ लेंगे। उसमें ये फंडिंग का मसला भी सामने आया है क्योंकि एसआईटी लगातार जाँच कर रही है, यूपी पुलिस की अलग से टीम जाँच कर रही है। अब तक 100 करोड़ रुपये जो फंडिंग हुई है, कहाँ लखनऊ था, उसमें अलीगढ़ था, आगरा था, हाथरस था, बनारस था, दिल्ली के आसपास इलाकों में दंगे कराने की कोशिश थी। तो एसआईटी लगातार, इसीलिए उन्होंने 10 दिन का वक्त सरकार से मांगा है। सीएम ने सब समय दिया 10 दिन का कि कोई भी पहलू, कोई भी बिंदु नहीं बचना चाहिए। जिस तरह अमित हमारे बता रहे हैं कि गांव के लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कॉल डिटेल कुछ कह रही है, जो पूछताछ हो रही है उसमें कुछ और बात आ रही है, कुछ लोग सीबीआई और नार्को टेस्ट के सामने नहीं जाना चाहते। तो इन सब बिंदुओं पर एसआईटी अपनी रिपोर्ट तैयार करी जो मुख्यमंत्री को सौंपेगी और सरकार ने पहले ही कह दिया कि पारदर्शी जांच होगी और सरकार हर जांच को तैयार है। विपक्ष जिस तरह हमले कर रहा था, जिस तरह लगातार इस पर सवाल उठ रहे थे, सरकार की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कर दिया गया कि हम हर वो जांच कराने को तैयार हैं जो लोग चाहते हैं, जो पीड़ित परिवार चाहता है, उनके साथ हमारी संवेदना है। लेकिन जांच सही होगी और जो जिस दिशा में हम खबर चला रहे हैं जांच भी उसी दिशा में जारी है। अर्पिता, तो निश्चित तौर पर वो चाहे फंडिंग का मामला है, हाथरस में मौजूद है, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या आज भी देखिए एसआईटी की टीम पहुंच गई है, जांच शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, एसआईटी की टीम पहुंच गई है, जहां शुरू हो गई है। पीड़िता के परिवार से आज भी पूछताछ हुई है और एक बार मोटस ऑपरेंडी देखें अगर अर्पिता इस मामले में, जिस तरीके से सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान फंडिंग की गई थी, वह बड़े पैमाने पर फंडिंग हुई थी, ठीक ऐसी ही फंडिंग हाथरस मामले में भी देखने को मिल रही है। वेबसाइट के जरिए जिस तरीके से फंडिंग हुई थी और जिस तरीके से अजीत बता रहे हैं कि मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। हालांकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि 50 करोड़ की फंडिंग थी। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हाथरस मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर हलफनामा मांगा है। इससे पहले यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया कि हाथरस की घटना के मुद्दे पर यूपी में दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो हाथरस केस को सीबीआई जांच पर नजर रखे, जिससे जल्दी से जल्दी असलियत सबके सामने आ सके। हाथरस केस में यूपी सरकार का हलफनामा। यूपी में दंगे भड़काने की साजिश का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का बड़ा बयान। उनतीस 30 सितंबर को माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप। सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर है हाथरस केस से जुड़ी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब तक की जांच से जुड़ा हलफनामा दायर किया है, जिस मामले में जांच के लिए यूपी पुलिस और अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे थे। उसी हाथरस मामले को उछालने के पीछे यूपी में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सीधे सीधे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर दंगा भड़काने की साजिश का दावा किया गया है। यूपी सरकार ने हाथरस मामले में पीड़ित लड़की को इंसाफ के नाम पर बनाई गई वेबसाइट का भी हवाला दिया है, जिसमें एक साथ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर लोगों को भड़काने की साजिश का आरोप लगाया गया है। ये दंगे भड़काने की, सरकार को डिस्टेबलाइज, सरकार को गिराने की ये पूरी की पूरी चली है। राजनीतिक एक आड़ में आप कार्य कर रहे हैं और सरकार को गिराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसका पर्दाफाश हुआ है। अब सरकार ने जो भी चीजें थी दस्तावेज के साथ सुप्रीम कोर्ट में दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोगों ने इसमें षड्यंत्रकारी थे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। न्यूज 18 के पास उस वेबसाइट की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिनमें हाथरस पर लोगों को भड़काने के लिए अलग अलग शहरों में इकट्ठा करने का आरोप पुख्ता नजर आ रहा है। 30 अक्टूबर को 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होना था। 4 अक्टूबर को 4 बजे इंडिया गेट पर इकट्ठा होना था। 3 अक्टूबर को 3 बजे कोलकाता में पार्क सर्कस पर आना था। 3 अक्टूबर 12 बजे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से मार्च निकालना था। 4 अक्टूबर 5:30 बजे सूरत में वीआईपी रोड पर इकट्ठा होना था। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इस वेबसाइट से लोगों को जोड़कर नई दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात तक लोगों को भड़काकर दंगा फैलाने की साजिश का पूरा प्लान तैयार था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई की इस साजिश को नाकाम कर दिया। जिस मुद्दे को कानून व्यवस्था से जोड़कर उठाया जा रहा था, दरअसल उसी मुद्दे के सहारे यूपी के हालात बिगाड़ने का इंतजाम कर लिया गया था। हलफनामे के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हाथरस से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रखे हुई थी। जब दिल्ली में हाथरस केस की पीड़ित की मौत हुई, तब दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था और कुछ लोगों ने हाथरस में भी माहौल खराब करने की कोशिश शुरू कर दी थी। 20 सितंबर को हाथरस में दंगे की थी साजिश। जाति धर्म के नाम पर भड़काने की थी साजिश। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को इकट्ठा होने से रोका। कुछ लोगों ने पीड़ित के परिवार को भड़काया। परिवार को अंतिम संस्कार के खिलाफ भड़काने की कोशिश। हलफनामे में सबसे बड़ी खबर पीड़िता के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई है। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि बगैर पीड़ित परिवार की मर्जी के पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया गया, लेकिन सरकार ने हलफनामे में साफ कर दिया है कि परिवार की सहमति के बाद ही पीड़िता का अंतिम संस्कार करवाया गया। परिवार की सहमति से हुआ अंतिम संस्कार। शव को देर तक नहीं रख सकने की दलील। पोस्टमार्टम के 20 घंटे बीत चुके थे। परिवार की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। हलफनामे के मुताबिक यूपी सरकार ने समय रहते इस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया।
क्योंकि हाथरस मामले में इंसाफ के नाम पर वेबसाइट में जिस तरह की बातें कही गई थी वो सीधे किसी बड़े दंगे की साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। किसी भी घटना से पहले प्लान करें, दंगा करने की जगह की पहचान करें, जरूरत पड़ने पर कहां छिपना है पहले से तय करें, पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बनाएं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को 3 और हलफनामे दायर करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश, पीड़ित परिवार को किस तरह की सुरक्षा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा आदेश, क्या पीड़ित परिवार ने कोई वकील तय किया है जो उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तीसरा आदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस तरह मामला लंबित है, याचिका की स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले में सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार के घर पर 24 घंटे बड़ी संख्या में पीएसी के जवान के साथ एक डीएसपी रैंक का अधिकारी भी तैनात है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के सभी जो है इंतजाम पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं और उनके घर की सुरक्षार्थ 1.5 सेक्शन पीएसी परमानेंटली वहां पे कैंप कर रही है। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार हाथरस मामले में अब कोई चूक नहीं करना चाहती है। शायद इसलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो सीबीआई की जांच खुद ही सुपरवाइज करे, जिससे हाथरस की सच्चाई जल्द से जल्द लोगों के सामने आ सके। हमारी टीम हाथरस मामले से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रही है। हाथरस पहुंची न्यूज़ 18 की टीम ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। बातचीत में पीड़ित के पिता ने इंसाफ की मांग की। उन्हें पीड़िता के पिता हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, जो एसआईटी जांच कर रही थी अब उसका समय सीमा बढ़ा दिया गया, 10 दिन के लिए उसका समय सीमा कर दिया गया, यानी 10 दिन में वो अपना फाइनल रिपोर्ट दायर करेगी। अब ये है कि वो सही जांच करके क्या कहते हैं वो करे। हमें तो क्या कहते हैं उम्मीद है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बेटी को इंसाफ चाहिए। लगातार जो है एक दूसरा गुट जो गांव में है वो पंचायत कर रहा है, कह रहा है कि अब सीबीआई जांच से भाग रहे, पीछे हट रहे हैं, नार्को से पीछे हट रहे हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें कछु ना चाहिए, तो हमें तो बेटी को इंसाफ चाहिए। हम जा चीज़ पे कछु ना बोल सकते। हम तो क्या कहते हैं हमें बेटी को जो क्या कहते हैं करो है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें हमारा सरकार तो यही उम्मीद है कि क्या कहते हैं हमें इंसाफ दे। एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है आपसे, क्या क्या पूछा उसने, क्या सिलसिलेवार तरीके से पूछा अभी तक? जो हमारी क्या कहते हैं बेटी के संग में जो अत्याचार हो का है वो हमने बताई उन्हें, और हमें इंसाफ चाहिए। हमें तो जी वो हम और कुछ ना बोल सकते। जो गांव का एक गुट है जो लगातार पंचायत कर रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ ना कह वो चाहेंगे। किसी तरीके से जिस तरीके से पहले आपको धमकी वगैरह मिल रही थी, अब क्या कोई धमकी वगैरह मिल रही है? ना, अब तो प्रशासन हमारे क्या कहते हैं वहाँ में हमें सुरक्षा है पूरी अच्छी तरह से, हमें ऐसा कोई गुनाह नहीं। अब वहाँ पर पुलिस फोर्स हमेशा रह रही है, आप देख रहे हैं सामने भी वहाँ पर बैरिकेटिंग वगैरह कर दिया गया है। जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उनका नाम वगैरह भी लिखा जाए, उन्होंने सुरक्षा पूरी है। हाँ, सुरक्षा पूरी है। वो सब क्या कहते हैं अब तो हमें थोड़ा सा महसूस है रहा क्या कहते हैं हमें मतलब वो सुरक्षा मिल रही है पूरी। तो एसआईटी ने पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपसे पूछ लिया कि उस दिन के बाद 14 तारीख के बाद क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ, हम लोगों ने बताई है कि जैसे क्या कहते हैं हमारे साथ में घटना घटी है वह हिसाब से हमने बताई है। इस वक्त जो है यूपी पुलिस पीड़िता के गांव में पीड़िता के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के साथ मौजूद है, उनकी सुरक्षा में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पीड़िता की भाभी हैं और ये महिला पुलिस हैं जो कि लगाई गई हैं इनकी भाभी की सुरक्षा के लिए। इनकी भाभी कहीं भी जाएंगी पीड़िता की तो उनके साथ ये जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एसआईटी की टीम जाँच कर रही थी वो आपके क्या क्या सवाल पूछी थी? जो कुछ हुआ है घटना घटी है उसी के बारे में पूछा हुआ।
कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। आपको पता है जो 60 दिन था कि एसआईटी टीम को 7 दिन में अपना जवाब दायर करना है, अब उसका समय सीमा बढ़ा के 10 दिन कर दिया गया। ये मेरे को नहीं मालूम। ये जानकारी है आपको कि गांव का जो एक गुट है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं अब उनके पक्ष में ये वो लोग कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सीबीआई जांच से, नार्को से क्यों भाग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो कोर्ट से ऑर्डर होगा उसी पे तो नार्को टेस्ट के लिए भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो हम लोग राजी हैं, और पंचायत वाली कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये आपको क्यों लगता है कि ये जो पंचायत हो रही है आप लोग के विरोध में? इससे पहले भी क्या पंचायत हुई थी? अब जब मतलब हमारे घर पे इतना सब कुछ हुआ तब तो कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। अब कहाँ से सवाल उठ रहे हैं, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है हम लोगों के साथ में? आप लोगों की मांग क्या है? कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। पीड़िता के ताऊजी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए, एसआईटी लगातार जांच कर रही है, क्या क्या पूछताछ हुई है परिवार के लोगों से? पूछताछ में यही पूछी जा रही है, और क्या होगा, कैसे होगा, केस क्या क्या है, कैसे नहीं, यही पूछा रहा है। और हमको ये चीज़ के बारे में मालूम नहीं है कि एसआईटी क्या होती है, और इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और ना जानते हैं। हमारी तो इतनी गुहार है कि हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आपको न्याय चाहिए। ये बताइए, गांव का एक गुट जो है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार जिस तरीके से सवाल उठा रहा है कि सीबीआई जांच से आप लोग पीछे हट रहे हैं, नार्को टेस्ट से पीछे हट रहे हैं, पीछे क्यों हट रहे हैं, इन सब बातों को लेकर सवाल उठा रहा है, क्या कहना है आपका? उसके बारे में, नागौर के बारे में हमें कुछ नहीं जानते। हमें ना ऑफिस के बारे में ना पढ़े लिखे, ना कुछ नहीं जानते। हमें खाली इतना जानते कि न्याय चाहिए पीड़िता को। हमको हमारे जो साथ हुआ, अब हमें अगली बहन बेटी के लिए आगे ना हो। हमारा कुछ नहीं है, न नागौर जानते हैं, न सीबीआई, ना हमारी कोई पहचान नहीं, ना ऑफिस जानते हैं किसी, न पढ़े लिखे हैं, न कुछ नहीं, खाली न्याय चाहिए। गांव के दूसरे गुट से कोई बातचीत हुई है? जो कुछ भी, उनका गांव उनका है, उनका इलाका है, ऑफिस उनका है, दफ्तर उनका है, हम कुछ उसके बारे में हम जानते नहीं, कुछ कहीं नहीं कर सकते। एसआईटी की टीम क्या बातचीत की है? एसआईटी में वही केस के बारे में पूछ रही थी बस, और कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। एसआईटी को सबको मालूम है, सब स्टाफ को मालूम है, सब ऑफिस को मालूम है, नीचे से ऊपर तक सबको मालूम है। ये सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि जो एसआईटी की टीम 7 दिन में रिपोर्ट दायर करने वाली थी, अब उसका समय सीमा बढ़ा दिया गया है 10 दिन का। आपको पता है? बढ़ा दिया होगा, उनके हाथ में, सब ऑफिस में तो उनका, नीचे से हमें भी उसके बारे में नहीं, हमें खाली न्याय के बात कर रहे हैं बस। जो दूसरे गुट का गांव का है, क्या उनसे कोई बातचीत हुई आप लोगों? नहीं, हमारे इधर 2-4 दिन नहीं, हमारे को नहीं। आप लोगों की मांग क्या है अभी? बस न्याय की मांग है, हमारी कुछ नहीं है, न्याय मांग है बस। लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी आपसे आके वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? अपनी दुआ सलाम करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ है, सब कुछ होगी, बस और बाकी कुछ नहीं, हमें न्याय चाहिए। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, हाथरस से ही इस वक्त वो मौजूद हैं। अमित, आपने परिवार वालों से बात की, वो ये कह रहे हैं कि वो हर टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन पंचायत का कोई फैसला उनको मंजूर नहीं होगा। अगर कोर्ट उन्हें कोई भी आदेश देती है तो वो उसके लिए तैयार है। जी बिल्कुल अर्पिता, जो पीड़िता का परिवार है उसका साफ साफ ये कहना है कि जो कोर्ट जो कुछ भी आदेश देगा, चाहे वो नार्को टेस्ट का, चाहे वो सीबीआई जांच के लिए, वो हर चीज़ के लिए तैयार है और उन्हें इंसाफ चाहिए, किसी भी कीमत पर उन्हें इंसाफ चाहिए। और जब मैंने उनसे सवाल किया कि एसआईटी टीम को 10 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया गया है, तो इस पर उन्होंने कहा कि कितने भी दिन का दे दिया गया हो, प्रशासन उनके साथ है, वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और प्रशासन लगातार इसलिए कार्रवाई कर रही है। और एसआईटी की टीम जो है लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मंगलवार को भी एसआईटी की टीम यहाँ पहुंची थी, रोजाना तकरीबन यहाँ पर एसआईटी की टीम आ रही है इस गांव में, रोजाना पूछताछ कर रही है। आज भी सुबह सुबह एसआईटी की टीम पहुंच गई है। और बात करें तो मंगलवार को एसआईटी की टीम उस घटनास्थल पर गई थी कि जहां पर पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर भी पहुंची थी। तो फिलहाल जो दूसरा गुट है गांव का, उनका साफ साफ ये कहना है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होना चाहिए। योगी सरकार ने पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, एसआईटी की जांच चल रही है। 10 दिन का अतिरिक्त समय एसआईटी ने मांगा था, जो एसआईटी को मिल गया है। यानी एसआईटी को इस पूरे मामले में और भी सुराग मिले होंगे जाहिर तौर पर, तभी एसआईटी ने और ज़्यादा समय मांगा है। एसआईटी पूरी तरीके से इस पूरे मामले में निष्पक्ष
जांच कर रही है और एसआईटी को निश्चित तौर पे कोई और सुराग मिले होंगे अर्पिता, और इसी सुराग की आगे की तफ्तीश के लिए एसआईटी ने और समय मांगा है। बिल्कुल, यानी अजीत देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है, ये बात बिल्कुल तय है कि जिस तरीके से एसआईटी ने और वक्त मांगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ एसआईटी को जरूर नजर आ रही होगी, क्योंकि हफ्ते भर में ही ये रिपोर्ट देनी थी। सवाल के साथ मैं लौटूंगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर गांव के लोगों ने न्यूज़ 18 को बताया कि हाथरस में हुआ क्या था। हमारे साथ यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं, सीधे हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो मामला सामने आया है पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का, ये आपके संज्ञान में कब आया, क्या लगा आपको? पंचायत भी हो रही है क्योंकि इस मामले में गांव का एक गुट पूरी तरीके से अलग है। ये तो 8 दिन बाद आया है, 8-10 दिन बाद। पहले तो एक के नाम FIR थी, संदीप, गला दबाने की बस, और ये रेप वगैरह का तो ये 8-10 दिन बाद आया है, और है गलत, टोटल फर्जी है ये। इसी वजह से पंचायत वगैरह सब हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, इसी वजह से हो रही है ये पंचायत, क्योंकि निर्दोष फंसाए जा रहे हैं ना, इस वजह से हो रही है ये पंचायत। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? न्याय हो, बस लीगल जो न्याय है वो हो जाए, CBI कराए, नार्को टेस्ट हो जाए, हो जाएगा दूध में दूध, पानी का पानी। योगी सरकार ने तो CBI जांच की सिफारिश कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दायर करके कह दिया है कि CBI जांच चाहती है, नार्को टेस्ट की भी बात कह रही है। हाँ तो बढ़िया है, ये टेस्टिंग होनी जरूरी है, जब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि ये केस टोटल फर्जी डला हुआ है। तो जिस तरीके से हाथरस में एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसीलिए एसआईटी को पहले हफ्ते भर का वक्त दिया गया था, उनको रिपोर्ट सौंपनी थी योगी सरकार को, लेकिन उसके बाद 10 दिन का वक्त और मांगा गया है। और ये 10 दिन किस लिए मांगा होगा समझ रहे होंगे आप, क्योंकि एक के बाद देखिए एक बयान सामने आ रहे हैं, गवाही सामने आ रही है, और एक आज बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 इंडिया भी करने वाला है। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा 5:45 का। इस बीच देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया की जमानत पर फैसला सुनाया। बड़ी खबर, 9 सितंबर से भायखला जेल में बंद है रिया चक्रवर्ती, और रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिल गई है और शौविक को जमानत नहीं मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, रिया को जमानत मिल गई है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, और लेकिन उसके भाई शौविक को जमानत नहीं मिली है। बता दें 9 सितंबर से ही भायखला जेल में वो है, ड्रग्स केस में रिया को हाई कोर्ट से ये जमानत मिली है, तो एक तरीके से रिया को ये राहत जरूर कोर्ट की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया जमानत पर। और फिलहाल जो बड़ी खबर, रिया को जमानत मिल गई है, लेकिन शौविक जो कि रिया का भाई है और उसका कनेक्शन भी खुलकर सामने आया था ड्रग्स केस में, उसे जमानत नहीं मिली है। यानी राहत यहां पर रिया को, लेकिन शौविक को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। दिवाकर जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। दिवाकर, रिया को जमानत लेकिन शौविक को नहीं। देखिए, इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर है अर्पिता की, रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ ये जमानत दी गई है, पासपोर्ट जमा करना होगा उनको, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का बॉन्ड जो है वो कोर्ट में भरना पड़ेगा। इसकी शर्त पर मुंबई हाई कोर्ट ने जो है रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो शौविक चक्रवर्ती उनके भाई है, जिनका कनेक्शन ड्रग पेडलरों से सामने आया था, उन्हें उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी है कोर्ट ने। साथ ही साथ अब्दुल बासित परिहार की भी बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी है कोर्ट ने। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो बेंच है उसने जो है सुशांत सिंह राजपूत के डोमेस्टिक जो काम देखते थे, जो घरेलू काम देखते थे, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की बेल याचिका को उन्हें भी यानी साफ तौर पर जमानत मिल गई है। यानी इस पूरे मामले में 2 लोगों की बेल रिजेक्ट हो गई है, 3 लोगों को जमानत मिल चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जस्टिस सारंग कोटवाल 2 मिनट पहले कोर्ट में पहुंचते हैं और उन्होंने साफ तौर पर फैसला सुनाया है। महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस लॉ पॉइंट को लेकर कोर्ट में 29 सितंबर को बहस चल रही थी कि जो 27A एनसीबी ने लगाया है वो नॉन बेलेबल है, लेकिन 37(2) जो है वो बेलेबल ऑफेंस में आता है। तो जाहिर तौर पर जो सतीश माने सिंधे हैं, उनकी एक क्लाइंट रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने बेल दे दी है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती की बेल रिजेक्ट हो गई है। सबसे ठीक है, आशीष का रुख कर लेती हूं। आशीष भी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। आशीष जी, बेल मिल चुकी है और सबसे अहम बात यह है कि बेल के ऑर्डर की कॉपी आज ही जो है वो भाईखला जेल में पहुंचाई जानी है। भाईखला जेल पहुंचने के बाद जब बेल के ऑर्डर की कॉपी पहुंचेगी तो उसके बाद जो है उन्हें जमानत पे रिहा कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर
कहीं ना कहीं शाम 5 बजे तक का वक्त है। सूर्योदय के बाद किसी भी तरह का किसी भी जो है कैदी को रिलीज नहीं किया जाता, किसी भी आरोपी को रिलीज नहीं किया जाता। उसी के मद्देनजर जो है अब वहां से अगर बेल मिली है तो ऐसे में उस ऑर्डर की कॉपी का भाईखला जेल तक पहुंचना काफी जरूरी है। 5 बजे से पहले अगर यह ऑर्डर की कॉपी पहुंचती है तो ऐसे में रिया आज ही रिहा हो जाएंगी। यानी दिवाकर देखिए यहाँ पर जल्दी से बताइए जानकारी, रिया यहाँ उनको जमानत मिली, शौविक को जमानत नहीं मिली, सैमुअल मिरांडा को जमानत मिली। बिल्कुल, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत जो कि सुशांत के घर में काम करते थे, खास तौर पर सैमुअल मिरांडा उनके घर का मैनेजर हुआ करता था और दीपेश सावंत अन्य काम देखता था, उसे भी कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन थी उसे अलाउ कर दिया है। यानी जमानत जो है उन दोनों को मिल चुकी है। यानी इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, इन 3 लोगों को जमानत मिल चुकी है, जबकि 2 शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार, ये दोनों की जमानत याचिका जो है कोर्ट ने खारिज कर दी है। महत्वपूर्ण सवाल ये कि अब्दुल बासित परिहार और जो शौविक चक्रवर्ती है इनका जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन था। शौविक चक्रवर्ती जो है अब्दुल बासित परिहार से ड्रग्स खरीदता था। अब्दुल बासित परिहार रिया चक्रवर्ती के घर पर भी जाता था, 2 सालों तक लगातार वो घर पर उनके जाता रहा था, ड्रग्स की सप्लाई करता रहा था। तो जाहिर तौर पर जो एंगल सामने आया था ये कहीं ना कहीं इन दोनों की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के पीछे बड़ी वजह बना है। एनसीबी ने भी साफ तौर पर यह कोशिश की थी कि रिया चक्रवर्ती को भी बेल ना मिले, लेकिन जिस तरह से उनके वकील ने उस 29 सितंबर को दलील के दौरान ये कहा था कि उनकी क्लाइंट के खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला है, ना ही उन्होंने कभी ड्रग्स परचेज किया और ना सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट वो खुद नहीं देखती थी, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत का जो अकाउंट था वो उनके अकाउंटेंट देखते थे और जो भी ड्रग्स खरीदी जाती थी वो सुशांत के पैसे से खरीदी जाती थी। एक महत्वपूर्ण दलील के दौरान उन्होंने बात कही थी कि अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो उन्हें भी 20B के तहत जो है सजा मिलती इस पूरे केस में। तो कहीं ना कहीं जो है सुशांत सिंह राजपूत के पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये रिया, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन 2 अभिनेत्रियों का भी जिक्र सतीश माने शिंदे ने जो है वो कोर्ट में किया था कि उन्होंने खुद एनसीबी के सामने ये बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया की उनकी लाइफ में आने से पहले से ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स की पार्टियों में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी शामिल होती थी। उन्होंने बयान एनसीबी को दिया है। तो साफ तौर पर जो दलील दी गई थी उनके वकीलों की तरफ से वो कहीं ना कहीं अब कारगर साबित हुई है। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, लेकिन शर्त जो कोर्ट ने रखी है कि आपको पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा और महत्वपूर्ण चीज है कि 1 लाख रुपए का बॉन्ड आपको कोर्ट में भरना पड़ेगा। इस शर्त पे आपको जमानत दी जाती है। तो बड़ी राहत रिया चक्रवर्ती के लिए इस पूरे मामले में कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो जमानत दे दी है। जो सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की थी रिया चक्रवर्ती को, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो बाहर आएगी तो फिर जो है वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और महत्वपूर्ण चीज ये कि गवाहों को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट ने इसे नहीं माना है और कहीं ना कहीं अब उसे जमानत दे दी है। अब यहाँ से ऑर्डर की कॉपी लेकर जो है उनके वकील भाईखला जेल पहुंचेंगे, वहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसे फॉलो किया जाएगा। यहाँ की ऑर्डर कॉपी को जेलर को दिया जाएगा, जेलर उस पर साइन करेगा। उसके बाद जो तमाम कागजी प्रक्रिया होती है उसके बाद जो है हो सकता है, क्योंकि 5 बजे से पहले लेके पहुंचना पड़ेगा। अगर रिया चक्रवर्ती को आज जेल से छूटना है तो 5 बजे तक ऑर्डर की कॉपी लेके उनके वकीलों को पहुंचना होगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जेल बंद हो जाता है और फिर जो है फिर प्रोसेस कल शुरू होती है। तो महत्वपूर्ण चीज पूरे मामले में है कि वकीलों की कोशिश ये होगी कि आज ही ऑर्डर लेके पहुंचा जाए और किसी तरह रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं जो है जेल से बाहर ले आया जाए। तो ठीक है, यानी आशीष देखिए प्रक्रिया में रिया के वकील लग गए होंगे कि आज ही किसी तरह बाहर निकाल लिया जाए। जी, रिया के वकील जो हैं वो उनको बेल के ऑर्डर की कॉपी आज ही मिल जाएगी, क्योंकि ये ऑर्डर रिजर्व करके रखा गया हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि सतीश मान शिंदे जो है उनके बेल के ऑर्डर की कॉपी लेंगे और सीधे यहाँ पे भाईखला जेल पहुंचेंगे। भाईखला जेल में वहाँ पे जो है ऑर्डर की कॉपी जमा की जाएगी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं रिया आज निकल सकती है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में जो शौविक चक्रवर्ती है, रिया चक्रवर्ती के भाई, उनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस मिले हैं। यानी बासित परिहार जो कि एक ड्रग पेडलर था, इसके अलावा शौविक चक्रवर्ती, इन दोनों के ही नेक्सस चैट्स और इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके सबूत मिले हैं, जिसके वजह से ही उनकी बेल खारिज हुई है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि इस पूरे मामले में जो कहा जाए कि रिया चक्रवर्ती है उसे बेल दी गई है। और सबसे अहम बात कि कोर्ट में एनसीबी ने साफ तौर पे कहा था कि रिया चक्रवर्ती जो है ड्रग्स
ये जानती थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, ऐसे में वो मुहैया करवाने का काम किया करती थी। लेकिन कोई भी डायरेक्ट एविडेंस या बैंक ट्रांजैक्शन ये सारी जानकारियां कभी भी उभर कर सामने एनसीबी पुख्ता तौर पर नहीं रख पाई। लिहाजा यही एक ग्राउंड बना जो कहीं ना कहीं रिया के पक्ष में जाता है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि रिया चक्रवर्ती के पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सबूतों के साथ, गवाहों के साथ छेड़खानी की बात जो है उभर कर सामने आई थी, जबकि ज्यादातर ड्रग पेडलर्स जो है वो इस वक्त एनसीबी की हिरासत में है। लिहाजा ऐसे में किसी भी तरह के सबूत को टेम्पर करना और सब गवाहों को जो है बरगलाने की कोशिश करना, ये सारी चीजों को ग्राउंड नहीं माना है हाई कोर्ट ने, और इसी बिना पर जो है हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को बेल जो है फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की, रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई, यानी रिया के लिए ये बड़ी राहत। लेकिन रिया के भाई शौविक को जमानत नहीं मिली है और इसी के साथ साथ सैमुअल मिरांडा, दीपेश, उन्हें भी जमानत मिली है। लेकिन अब्दुल बासित, जिसका सीधा कनेक्शन शौविक से बताया जा रहा है, उन दोनों को फिलहाल जमानत नहीं मिली, लेकिन रिया को जमानत मिल गई है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दो सहयोगी लगातार ग्राउंड से मौजूद है। आशीष, यानी सशर्त ये जमानत रिया को मिली है और आज ही जो ज्यादा संभावना दिख रही है कि जेल से बाहर आ सकती है वो। अर्पिता, अपना सवाल वापस दोहरा सकती हैं? आशीष, मेरा सवाल ये कि एक बड़ी राहत रिया को, और क्या आज ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं वो आज ही हो सकता है? संभावना कितनी की 30 दिन के बाद रिया जेल से क्या आज बाहर आ सकती है? जी बिल्कुल, संभावनाएं लगभग तय है कि आज ही रिया बाहर आ जाएंगी, क्योंकि कोर्ट ने ये फैसला जो है सुनवाई के बाद नहीं बल्कि एक ऑर्डर रिजर्व रखा था। इस ऑर्डर के पार्ट को सुनाया जाना था कि क्या बेल एक्सेप्ट होती है रिया की या फिर रिजेक्ट कर दी जाती है। लिहाजा आते ही जो जस्टिस कोटवाल हैं उन्होंने जो है सीधे कोर्ट में सिर्फ ऑर्डर प्रोनाउंस किया। तो ऐसे में ऑर्डर की कॉपी तैयार है। अगले कुछ घंटों के अंदर ही जो सतीश मान शिंदे हैं रिया के वकील, वो सीधे यहाँ पे भाईखला जेल पहुंचेंगे। अंदर जो जेल का स्टाफ मौजूद है वहां पर एक बॉक्स लगा हुआ होता है, उस बॉक्स में जो है बेल के ऑर्डर की कॉपी डाली जाती है। उसी को तुरंत जो है अगर रिसीव करवाया जाता है तो तुरंत जो है वो रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाएगी। जो कागजी कार्रवाई है उसमें भी तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगेगा। लिहाजा आज शाम 5 बजे से पहले देखिए, बड़ी खबर लगातार हमारी नजर इस पर बनी हुई है और जिस तरीके से एक बड़ी राहत यहाँ रिया चक्रवर्ती को मिली है, वहीं आपको बता दें कि रिया को जमानत मिली, लेकिन शौविक को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। तो सुशांत के इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 को सीबीआई सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीबीआई को अब तक की जांच के बाद सुशांत के बैंक खातों से 15 करोड़ के लेन देन के कागजात नहीं मिले हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके परिवार ने उनके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गायब होने का आरोप लगाया था और इस गड़बड़ी का आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगा था। लेकिन जांच एजेंसियों ने सुशांत के बैंक खातों की ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चला कि पिछले 5 साल में सुशांत के बैंक खाते से रिया के बैंक खाते में करीब 55 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। 55 लाख रुपए गए हैं। हमारे साथ नीतीश, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। नीतीश, देखिए अर्पिता, जो ईडी और दूसरी एजेंसियां जो ट्रांजैक्शन की जांच कर रही थी रिया और सुशांत के बीच की, उनको ये जानकारी मिली कि 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन सुशांत और रिया के बीच हुआ है पिछले 5 सालों में। और वही दस्तावेज अब चूंकि मेन मोटिव को सीबीआई खंगालना चाहती है, तो उसी पर्पज से उस डॉक्यूमेंट्स को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। और सीबीआई के सोर्सेज बताते हैं कि ऐसे कोई भी कागजात नहीं मिले हैं जो ये बताते हों 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है रिया और सुशांत सिंह के बैंक खातों के बीच में। और ये बैंक की ऑडिट रिपोर्ट है और मोस्ट ऑफ द मनी है, जो ज्यादातर जो अमाउंट है वो स्पा पर, ट्रैवल पर और दूसरे गिफ्ट देने में खर्च किए गए हैं। तो जाहिर तौर से एजेंसी ने ये साफ कर दिया है कि 15 करोड़ का के ट्रांजैक्शन का कोई भी कागजात उनके हाथ नहीं लगा है। और जो अमाउंट बैंक ऑडिट के बाद सामने आया है वो महज 55 लाख रुपए का था। न्यूज़ 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी